हैज़र्ड क्या होता है? कोई भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी वर्क प्लेस पे मौजूद है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो क्या होगी? हैज़र्ड होगा। तो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि वर्क प्लेस पे ऐसी चीज़ें जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मीन हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन करना। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन मीन फाइंड आउट दी पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हार्म प्रेजेंट एट द वर्क प्लेस। आपकी वर्क प्लेस पे कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें हम किसका नाम देंगे? हैज़र्ड्स का। और इस प्रोसेस को नाम देंगे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन का। और असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप हैज़र्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसकी मेजरिंग करेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है, कितना आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। उसको जानने के बाद अब उसको कंट्रोल करने के लिए आप स्ट्रेटजीज़ फाइंड आउट करेंगे, उन स्ट्रेटजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो सोल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि हमने हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो पूरा एक प्रोसेस हो गया, इसको हम किसका नाम देंगे? हैज़र्ड असेसमेंट का, या हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। मीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड, measuring its potential, controlling the hazard and reviewing the process। तो जो आपका प्रोसेस है, इसको रिव्यू करना कि वो प्रोसेस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पूरे को हम किसका नाम देंगे? असेसमेंट का नाम देंगे। तो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन क्यों करनी चाहिए? अब वर्क प्लेस पे आप देखते हैं कि आपकी डेली मल्टीपल एक्टिविटीज़ जब चल रही हैं, तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के दौरान वर्क प्लेस पे अगर आप असेसमेंट नहीं करेंगे, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो आपकी वर्क प्लेस वहाँ पे इनसिक्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन अगर आप क्या करते हैं, वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे मॉनिटर नहीं करते, उनकी वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं करते, उनके ऊपर कोई वहाँ पे लीडर नहीं खड़ा करते, तो वो वर्कर्स क्या करेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्क प्लेस प्रॉपर्ली मैनेज रहे, वहाँ पे सेफ़ और सिक्योर रहे, तो वहाँ पे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट का जो प्रोसेस है, इसे कंटिन्यूसली वहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। और वहाँ पे जो भी सोर्स ऑफ हार्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद एवेलेट करना कि उनके साथ अंदर कितना रिस्क मौजूद है, रिस्क लेवल को देखना, और फिर कंट्रोल उनके लिए मेजरमेंट लेना, और फिर उन रिस्क्स को, उन ख़तरात को वहाँ पे मिटिगेट करना, मतलब उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करना, उनको सॉल्व करना। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये ज़रूरी होता है आपके इन्वायरमेंट की सेफ़्टी के लिए, वर्क प्लेस की सेफ़्टी के लिए, और कम्युनिटी सेफ़्टी और डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर कौन से मेथड यूज़ किए जाएंगे, चैलेंजेस क्या हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। ये चार मेन चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन करने की अहमियत क्या है, अगर हम करते हैं तो इसके अंदर कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेथड्स के अलावा इसके अंदर हमें कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं जब हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हम ये हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कौन सी जगह पर करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और जो असेसमेंट है वो क्यों करनी है, इसकी पहली वजह है इंजरी प्रिवेंशन। सेफ़्टी के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो सेफ़्टी का मतलब ही ये है कि हमने क्या करना है कि वर्कर्स को एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, जहाँ पे इंजरीज़ के चांसेस कम से कम हो, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो, और वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस के चांसेस ना हो, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, हमें किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस ना हो। इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? सेफ्टी को पढ़ रहे होते हैं। तो वर्क प्लेस पे जब हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की जाती है, तो हैज़र्ड को आइडेंटिफाई इसलिए किया जाता है कि वर्क प्लेस पे जाना जा सके कि कौन सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि किसी पर्सन को इंजर्ड कर सकती हैं। जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अब एक बंदे को पता है कि यहाँ नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो क्या वो नंगे पाँव उसके ऊपर चलेगा? जब आपको पता है कि यहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हैं, अब आप क्या करेंगे? एहतियात करेंगे। मीन आपका जो हैज़र्ड आइडेंटिफाई हो गया है, उसने आपको क्या कर दिया है? प्रोटेक्टिव बना दिया। आपको कह रहा है कि आप प्रिवेंटिव मेजरमेंट लें। आप यहाँ पे क्या करें? या तो उसको क्लीन करें, या तो शूज़ वगैरह पहन के तो यहाँ से गुजरें, ताकि वो जो कांच का टुकड़ा है वो आपके पाँव को डैमेज ना करें, इंजर्ड ना करें। तो ऐसे ही जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट का प्रोसेस है, वो वर्क प्लेस पे जो इंजरी प्रिवेंशन है उसका वो काम कर रहा होता है। उसके बाद सेकेंड चीज़ आ जाती है लीगल कंप्लाइंसेस। बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस हैं, बहुत सारे आपके लॉज वगैरह बने हुए हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वर्क प्लेस पे वहाँ पे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंडक्ट किया जाए। इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है,
इंश्योरेंस जब ली जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, आपने ये काम नहीं करना, आपने जानबूझ के किसी जगह पे आग नहीं लगानी। आपने अगर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, जानबूझ के आप टक्कर नहीं मारेंगे। आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है उसके अंदर असेसमेंट की जाएगी कि इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ है, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है कि या किसी दूसरे की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको इंश्योरेंस के कोई भी प्रीमियम्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अगर एक्सीडेंटली ही वो हुआ है फिर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। अब उनका लॉ बन गया है, अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब आपने खुद उन चीज़ों के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होना होता। ऐसे ही लॉ बना हुआ है, जिस तरह के ओशा की हमने बात की, ओशा क्या करता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो एक्ट है ये तमाम एम्प्लॉयर्स को बाउंड करता है। तमाम जो वर्क प्लेस पे जितने भी टीम लीडर्स मौजूद हैं उन्हें कहता है कि आपने वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयर्स को एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। आपने वर्क प्लेस पे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर आप हैज़र्ड आइडेंटिफाई नहीं करते और वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट होता है तो अब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे आप सेफ्टी ऑफिसर का काम करेंगे, अब वर्क प्लेस पे अगर कोई हादसा होता है तो कौन जवाबदार होगा, आप जवाबदार होंगे। अब वर्क प्लेस पे अगर आपने वहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की हुई है, उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त आपको ब्लेम नहीं किया जाएगा। बट आप वहाँ पे वर्क प्लेस पे टाइम पे आए ही नहीं हैं, आपने वर्क प्लेस पे आके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड ही नहीं की है, आपने वर्क प्लेस पे आके इंस्पेक्शन ही नहीं की है, तो अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आपने उनके जो फ़ाइन्स हैं, आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको फ़ाइन भी किए जा सकते हैं, या आपको मल्टीपल चीज़ें भी फेस करनी पड़ सकती है। जैसे फ़ाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। फ़ाइन भी करेंगे या आपकी सैलरी वगैरह वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे और कंपनी से भी निकाल देंगे, और उसके बाद वहाँ पे शो कास्ट नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। दूसरी कंपनीज़ आपको वहाँ पे रखने को तैयार नहीं होती। फिर अब ये डिफरेंट जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो वहाँ पे आपको फेस करने पड़ेंगे अगर वर्क प्लेस पे आप हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट नहीं करेंगे। देन कॉस्ट सेविंग, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन आपको हेल्प करती है कि वर्क प्लेस पे अनसेफ कंडीशन जो है उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएँ और वहाँ पे जो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट के जो चांसेस है उनको रिड्यूस करें। जब आप उनको रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉस्ट सेविंग हो रही होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर आपके पैसे बच रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेजेस नहीं हो रहे, उसकी वजह से आपके पैसे बच रहे हैं। आपको एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल के अखराजात उनके वो नहीं फेस करने पड़ रहे, वो नहीं पे करने पड़ रहे। इन तमाम चीज़ों के अंदर आपकी वहाँ पर क्या हो रही है, कॉस्ट सेविंग होती है जब आप वर्क प्लेस पर हैज़र्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वर्क प्लेस पे जब काम करना शुरू किया एज अ सेफ्टी ऑफिसर, जाके आपने चेक किया और वहाँ पे आपको नज़र आया कि कुछ वहाँ पे केमिकल पार्टिकल्स मौजूद है जो कि टॉक्सिक हैं, जहरीले। अगर वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे तो उनको वहाँ पे क्या हो सकता है, उनको वो उसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। अगर एक जहर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर जाएगा, 10 वर्कर है मतलब 10 के 10 वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचेंगे, 10 के 10 का आपको मेडिकल एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो 10 जब वहाँ से जाएंगे उनकी जगह 10 आपको और लाने पड़ेंगे ताकि काम वापस कंटिन्यू किया जा सके। अब आपको खुद ही देखेंगे 10 वर्कर जस्ट वहाँ पे आपके इस लैक ऑफ एक्शन की वजह से जब इंजर्ड हो रहे हैं, एक तो आपको उनके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, उसके बाद 10 वर्कर उनकी जगह अरेंज करने पड़ेंगे। अब ऑटोमेटिकली एक डे के अंदर अगर वहाँ पे पर और अगर आपको 20 रियाल भी पे किया जा रहा है और एक दिन के अंदर एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है, मतलब 150 रियाल एक वर्कर को पे किया जा रहा है, और 10 वर्कर हैं तो 10 वर्कर को अब कितना पे किया जाएगा, 1500 रियाल पे किया जाएगा एक दिन का। अब वो 1500 रियाल पहले वाले वर्कर को भी पे किया जा रहा है जो हॉस्पिटल के अंदर है, और उन वर्कर्स को भी पे किया जा रहा है जो वहाँ पे। 1500 और 1500 कितना हो गया, 3000। और फिर जो उनके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं वो डिपेंड करता है वहाँ पे उनके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और जो उनकी डिजीज़ है या उनके जो अफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2000 रियाल और कर दें, एक दिन का उन्हें नुकसान कितना हो गया, 5000 रियाल। 5000 रियाल इक्वल टू अबाउट 4 लाख। 4 लाख का नुकसान एक ही दिन के अंदर उन्हें वहाँ पे बियर करना पड़ा। अब ये चीज़ क्या करती है, आप हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन आपको हेल्प करेगा कि वहाँ पे जब आप पहले ही जान लेंगे, वहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, वो टॉक्सिक जो केमिकल है वहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ना आपकी वर्क प्लेस की कंडीशन वहाँ पे डिस्टर्ब होंगी, ना आपको एक्स्ट्रा कोई प्रीमियम्स वगैरह पे करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, एक जो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है जो फ्री ऑफ हैज़र्ड है, वो वर्कर्स के जो मोटिवेशन है उनकी काम करने के लिए जो वहाँ पे डिज़ायर है उसको भी वहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और वहाँ पे उन्हें एफिशिएंट वर्किंग के अंदर वहाँ पे इंगेज कर रहा होता है। तो इसीलिए हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कर्स को क्या करें, उनको मोटिवेट करें और उनकी प्रोडक्शन के अंदर वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें वहाँ पे हेल्प करें।
एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना होता है, सेफ्टी और हेल्थ को इसीलिए भी प्रायोरिटाइज करना होता है कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी एक पॉजिटिव जो रेपुटेशन है वो बने, उनकी जो इमेज है वो बिल्ड हो, क्लाइंट के आगे उनकी जो इमेज है वो बिल्ड हो, उनके कोई क्वेश्चन ना आए, उनकी जो अनसेफ कंडीशन की वजह से उनके ऊपर कोई एक्ट वगैरह ना हो। इसके लिए भी फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, हैज़र्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। मेथड्स ऑफ हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाएंगे जिनके थ्रू हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट की जाएगी। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट के अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन क्या होता है कि रेगुलर जो आपकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आपके जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वहाँ पर डेली मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, और जो भी विजिबल हैज़र्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर को जो चेंजिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं उन चेंजिंग्स को भी वहाँ पे किया जाता है। ये पहला प्रोसेस आ गया इंस्पेक्शन का। फिर दूसरा आ जाता है जॉब हैज़र्ड एनालिसिस। जॉब हैज़र्ड एनालिसिस के अंदर क्या किया जाता है कि जो आपका टास्क है उसको डिफरेंट स्टेप्स के अंदर वहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, और हर स्टेप्स के अंदर जो भी आपका पोटेंशियल हैज़र्ड है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये मोस्टली कम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। अब कैसे, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले उसके अंदर आपके वर्कर शामिल होते हैं। अब वर्कर को देखा जाएगा कि वो ट्रेंड है या अनट्रेंड है, उन्होंने वहाँ पे उस वर्किंग इन्वायरमेंट से रेलिवेंट वहाँ पे उनके पास क्वालिफिकेशन मौजूद है या नहीं है। फिर दूसरी चीज़ के अंदर वहाँ पे उनकी जो मशीन यूज़ हो रही हैं, जो उनका वहाँ पे उसको चेक किया जाएगा कि ये जो हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं ये कौन से लेवल की हैं, कौन सी इनके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, मॉडर्न है या आउटडेटेड है। उसके बाद इनका मैन्युफैक्चरर वगैरह कौन है। फिर तीसरे स्टेप के अंदर देखा जाएगा कि वो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड्स वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से वो स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कमी तो नहीं है। अपनी पॉलिसी को देखेंगे और पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन मेथड्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमारे जो गोल्स हैं वो इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अचीव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बाद फिर जो आपका IT सिस्टम आ जाता है, आपकी जो इंटेलिजेंस आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, उसको आपने देखना है कि आप टेक्नोलॉजी वगैरह कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट को चेक करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कौन सी हैं, क्या वो वर्कर्स के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, जो कि हमने कल भी देखा था। टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपका नॉइज़ लेवल है, लाइट लेवल है, और उसके बाद आपकी जो वहाँ पे आपकी एटमॉस्फेरिक लेवल है, इन चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाएगा कि ये वहाँ पे वर्कर्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। इस जॉब हैज़र्ड एनालिसिस के थ्रू इन स्टेप्स को क्या किया जाता है, जॉब को इन छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ दिया जाता है और एक एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है, और उसके अंदर जो डिफरेंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप 1 बाय 1 जब करते हैं तो आपको पता होता है कि हमने इंप्रूवमेंट कौन से एरिया के अंदर करनी है, वर्कर के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, मशीन के अंदर करनी है, मेथड्स के अंदर करनी है, टेक्नोलॉजी के अंदर करनी है, या इन्वायरमेंट के अंदर करनी है। तो ये जॉब हैज़र्ड एनालिसिस भी आपको क्या करता है, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरा वे प्रोवाइड करता है। उसके बाद हैज़र्ड्स एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। प्राइमरली ये जो प्रोसेस है ये भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। HAZOP जो है इसके अंदर एक सिस्टमेटिक रिव्यू किया जाता है जो आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उस पूरे ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और देखा जाता है कि इसके अंदर कोई डेविएशन तो नहीं हो रही, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है, और उसकी फंक्शनैलिटी को देखा जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कि कौन से पोटेंशियल हैज़र्ड्स वगैरह मौजूद हैं। देन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर मोड और इफेक्ट एनालिसिस ये जो है ये भी प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है। जब एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, अब ये मोस्टली फोकस करता है कि उसके जो फेलियर मोड्स हैं वो कौन कौन से होंगे। अगर हमारा एक जो इक्विपमेंट है वो फेल अगर हो जाता है काम करते हुए, कौन से रीजंस की वजह से हो सकता है, और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है। जिस तरह मशीन है, मशीन के अंदर देखा जाता है कि कौन कौन सी रीज़न है, क्या वो फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है, या अगर आप उसके अंदर लुब्रिकेशन वगैरह ग्रीस वगैरह नहीं यूज़ करते उसकी वजह से हो सकती है, अगर ओवरलोड कर दिया जाए उसकी वजह से फेल हो सकती है, या कौन सी रीजंस हैं उसके अंदर वो देखा जा रहा होता है कि ये जो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, अगर ये फेल हो जाती है मशीन काम करते हुए तो उसकी वजह से क्या नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हैं 120 या 140 या 150 की स्पीड के अंदर, और उसके अगर ब्रेक फेल हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा। फेलियर मोड
उसका इफेक्ट क्या होगा, अब जो पर्सन उसके अंदर बैठा हुआ है वो उसे भी हाई लेवल की इंजरी होगी। उसी की जगह अगर उसकी स्पीड है 40 to 50 है, 60 है, अब अगर उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और एक्सीडेंट हो भी जाता है, अब गाड़ी के जो डैमेजेस है वो भी कम होंगे और जो पर्सन है उसे इंजरी भी कम होगी। तो फेलियर मोड और इफेक्ट एनालिसिस के अंदर डिफरेंट लेवल के ऊपर उसकी जो फेलियर है उसको एग्जामाइन किया जाता है और उसके वहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह भी देखे जाते हैं। देन फिर एक मेथड यूज़ किया जाता है चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट क्या होता है, एक आपके पास डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी वर्क प्लेस से रेलिवेंट तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटेन कर रहा होता है और रूटीन के अंदर जो जो आपकी चीज़ें हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ों को एसेस करना है उनके बारे में उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। और ये चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट आप क्या करते हैं, डेली वहाँ पर फिल कर रहे होते हैं और इसके ज़रिए भी आप वर्क प्लेस पर वहाँ पर आप अपनी जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक चेक लिस्ट का फॉर्मेट मौजूद है जो कि एक वेल्डिंग वर्क चेक लिस्ट है, जहाँ पे एक वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो वहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर सबसे पहले प्री वेल्डिंग इंस्पेक्शन के बारे में है। ये प्री वेल्डिंग इंस्पेक्शन के अंदर ये जो चेक लिस्ट यूज़ की जाती है उसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखा जाता है कि जो आपका वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस हैं वो अप्रूव्ड और अवेलेबल हैं या नहीं है, मतलब आपके पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर दूसरा देखा जा रहा है जो ड्राइंग और स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि वेल्डिंग के लिए की गई हैं, एक प्रोडक्ट जो उसका डिज़ाइन है वो ड्राइंग अप्रूव्ड है या नहीं है, वो अवेलेबल है या नहीं, उनको रिव्यू किया गया कि नहीं। मटेरियल के जो जॉइंट्स हैं वो प्रिपरेशन के लिए चेक किए गए कि नहीं, वो आपके अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर करेक्ट फिल्टर्स और मटेरियल जो सिलेक्ट करने थे वो वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। फिर वेल्डिंग मशीन जो है वो उसका टेम्परेचर वगैरह और जो वेल्डिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो बनी हुई है, यानी कि उसको वहाँ पे वो कर सकती है या नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जो ग्राउंडिंग है उसको देखा जाता है, प्री हीट को वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग जब भी स्टार्ट की जाती है पहले जो मशीन है उसको ऑन किया जाता है, जो आपका वेल्डिंग रॉड होता है उसको हीट अप किया जाता है, उसके बाद वो यूज़ होता है। तो उसके प्री हीट उसके टेम्परेचर वगैरह भी देखा जाता है। अगर टेम्परेचर उसे 150 to 160 चाहिए और आपने 80 पे रखा हुआ है तो वो वेल्डिंग कभी भी नहीं होगी। वहाँ पे आपको छोटे छोटे वो टुकड़े से मिलने स्टार्ट होंगे जो कि वहाँ पे वेल्डिंग के अंदर कभी भी आपके सही नहीं होंगे। इसी तरह फिर करेक्ट वेल्डिंग प्रोसीजर देखा जाएगा कि वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेथड सही यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो उसके बाद आपके पैरामीटर्स हैं वो सही से सेट किए गए कि नहीं किए गए। उसके बाद आपके इलेक्ट्रोड जो है वो ड्राई कंडीशन के अंदर था या वेट। अगर जो इलेक्ट्रोड है जो रॉड हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो गीली जगह पे पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो वो तो नहीं ना यूज़ होगा, अब वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। अब ये चेक लिस्ट है जो आपको हेल्प कर रही है आपकी वर्क प्लेस पर जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है उनके अंदर कोई भी हैज़र्ड है वो यहाँ पर 1 by 1 चेकिंग करेंगे, वो ईज़िली इसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर चेकलिस्ट के बाद आप क्या करते हैं, इंसिडेंट जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको भी आप करते हैं। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आपकी वर्क प्लेस पे एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्यों हुआ, कौन से रीजंस थे, कौन कौन से इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, कौन कौन सी चीज़ों के फेलियर की वजह से ये हुआ, किसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या एक्सीडेंटली ये चीज़ हुई है। उसके बाद एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, कम्प्लेक्स जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल पर्सन के साथ वहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो आपको हेल्प कर रहा होता है कि वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो मौजूद हो सकते हैं उनको आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके अंदर कौन सा नहीं क्लियर है? मेथड्स के अंदर कौन सा मेथड नहीं क्लियर? एनीवन? देन नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस, कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट के दौरान कौन कौन से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जिस तरह सबसे पहले भी हमने देखा था कि वर्क प्लेस सेफ्टी और सेफ्टी कल्चर के अंदर एक चैलेंज था ह्यूमन एरर था, कि ह्यूमन जो है जो प्रोसेसेस हैं तमाम जो प्रोसेसेस हैं ह्यूमन के ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही रिलाई करते हैं। अगर वो इसके अंदर चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा और उनके अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा या किसी से इन्फ्लुएंस होकर पैसे लेके कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उसके बाद इमर्जिंग हैज़र्ड, नई टेक्नोलॉजी जब यूज़ की जाती है तो उसके साथ नए ख़तरात भी आ रहे होते हैं जो वर्कर्स को पता नहीं होते और उसकी वजह से भी वहाँ पे हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद आ जाती है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ हैज़र्ड,
इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ हैज़र्ड का मतलब कि जो हैज़र्ड्स हैं वो दूसरी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर उनके जो इम्पैक्ट से वहाँ पे नज़र आते हैं। जैसे कोयला अगर हम जलाते हैं तो कोयले की वजह से जब हीट प्रोड्यूस होती है साथ कार्बन भी रिलीज़ हो रहा होता है जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बन रहा होता है। अब हम जस्ट उस कोयले की वजह से यहाँ पे देखें, ये नहीं देखेंगे कि गैस कोई रिलीज़ हुई है क्या, हाँ साथ हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। या हम अगर इसके जस्ट गैस को देख रहे हैं और उसकी हीट को कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरा इफेक्ट देख ही नहीं रहे तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ करती जाएगी और वो भी डिजीज़ का बायस बनती जाती है। फिर डाटा अवेलेबिलिटी, अगर वहाँ पे असेसमेंट के दौरान हिस्टोरिकल और प्रॉपर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ को वहाँ पे प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया गया, तो वो चीज़ भी क्या होती है कि आपकी जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के दौरान एक चैलेंज बनती है, प्रॉपरली हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। देन सब्जेक्टिविटी, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो सकता है कि जो चीज़ों को परसीव कर रहे हैं अपने ही बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं देख रहे, अपनी ही एनालिसिस करके वो चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन और जो पॉलिसी है, जो गोल्स हैं, वो उनको जब नहीं देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी आपकी जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस वो प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट, और जब आपकी वेदर कंडीशंस वगैरह चेंज हो रही होती हैं और साथ ही आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर भी कंडीशन चेंज हो रही होती है। अब जैसे अब कुछ मेटल्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं कि नमी वाले एरिया के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, लोहा वगैरह हो गया, फिर आप नमी वाले एरिया के अंदर आपको स्टील यूज़ करनी पड़ती है। फिर आप कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ड्राई कंडीशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ड्राई के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे आपको वो नमी वाला एरिया चाहिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो आपकी वेदर कंडीशन या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज होता है जो कि आपको हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के दौरान वहाँ पर प्रॉब्लम बन रही होती है। फिर लास्ट इसके अंदर आ जाता है कि जो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन है ये प्रैक्टिकली की कहाँ पे जाती है। हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए की जाती है, जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर की जाती है, जहाँ पे आपके डिफरेंट आपके चीज़ें तैयार हो रही हैं, मशीनरीज तैयार हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, या वहाँ पे देखा जाता है कौन से हैज़र्ड्स मौजूद हैं। हेल्थ केयर सेटिंग, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं, पेशेंट हैंडलिंग है, हज़ार्डियस केमिकल हैं, अर्गोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इनके अंदर वहाँ पर की जाती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए की जाती है, जब आपने नेचुरल डिज़ास्टर को रोकना होता है, वेस्ट मैनेजमेंट करनी होती है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना होता है और आपको कोशिश होती है कि आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो माहौल है उसके ऊपर असर कम से कम पड़े आपकी एक्टिविटीज़ का, उसके अंदर भी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन को किया जाता है। प्रोडक्ट सेफ्टी, जब आप किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट ना हो, वो अनसेफ ना हो, हज़ार्डियस ना हो, उसके लिए भी हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, हैज़र्ड असेसमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी की जाती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हुए जो रिस्क हैं, रोड ट्रैवल, एविएशन, मैरीटाइम ऑपरेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनको भी वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके लिए भी वहाँ पे हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। क्लियर? चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट।